Hello students, welcome to Motion Education. My name is Mayank Yadav, your SST faculty for NTSC preparation. कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है आपका पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग। लेकिन हमारी एक रीत चली आ रही है, एक कल्चर चला आ रहा है इन लेक्चर्स के साथ, और वो कल्चर ये है कि आप लोगों को ये बताऊं कि सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनटीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको होती है रिवीजन के लिए या किसी भी कंपटीशन में, वो होता है नोट्स बनाना, और वो भी शॉर्ट नोट्स। ऐसे नोट्स जो आप आखिरी टाइम पर, जब रिवीजन का लास्ट टाइम चल रहा है, उस वक्त आप उसको सॉल्व कर सको या उसको रिवाइज कर सको। तो वो नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। एसएसटी में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है पहले से ही, और उस सिलेबस को कम करने के लिए, उस सिलेबस को थोड़ा श्रिंक करने का एक तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाना। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली बेसिस पे वर्कशीट सॉल्व कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक? तो आपको फिर एनटीएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर है पावर शेयरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पावर शेयरिंग। ये चैप्टर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी की एक फीचर की हम बात करेंगे, जो है पावर शेयर करना, यानी पावर शेयरिंग। तो आपको जैसा कि दिख रहा होगा पावर शेयरिंग, और आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम द नीड फॉर द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी की बात करें कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्यों हमें पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट लगती है डेमोक्रेसी में, क्यों जरूरत है इसकी, इसकी चर्चा करेंगे, इसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे के पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज सुनाना चाहता हूं, एक कहानी टाइप सुनाना चाहता हूं, होप आपको पसंद आएगी। देखो, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझाने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पावर शेयरिंग है क्या, क्यों पढ़नी है हमको पावर शेयरिंग। अगर लेसन के हिसाब से बात करो तो पावर शेयरिंग का मतलब है शक्तियों का बंटवारा करना है, पावर्स को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में, या तो लोगों के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीन इंपॉर्टेंट पोल्स होते हैं गवर्नमेंट के। किसी भी देश की सरकार जो होती है, किसी भी देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या रूलिंग जो होती है, वो इन तीन इंपॉर्टेंट पोल्स पर टिकी हुई है। लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि ब्यूरोक्रेटर्स, और जुडिशियरी यानी कि हमारा कोर्ट सिस्टम। ये चीज तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन जरूरत क्या है, पावर को बराबर शेयर करने की इन तीनों इंस्टीट्यूशन में जरूरत क्या है, ये चीजें समझने वाली, इसीलिए हम ये लेक्चर पढ़ रहे हैं, नीड फॉर दी पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। आगे बात समझ में? तो एक बड़ी सुंदर सी कहानी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, जो आजकल का जो एनवायरमेंट चल रहा है उसमें बिल्कुल फिट बैठती है, बहुत फिट बैठती है। कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा फिट बैठती है। कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि भाई एक पिता है, उसके दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, या दोनों, एक लड़का एक लड़की है, कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो लगा लो, कोई टेंशन नहीं। लड़का लड़की सब बराबर है मेरे लिए, आपके लिए भी होने चाहिए। तो एक पिता के दो बच्चे, पिता ने जाने से पहले, यानी कि जब उनकी डेथ होने लगी उससे पहले उन्होंने अपने वकील को बुलाकर वसीयत बनाई, ठीक है ना, विल बनाई उन्होंने कि भाई मेरी जितनी भी जायदाद है, उस जायदाद को मेरी, यानी मेरी जितनी की प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी होम लैंड से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, किसी भी और कमोडिटी से रिलेटेड हो, वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे दोनों बच्चों में बराबर बांट दी। अब जैसे 4 घर है तो 4 में से 2 घर मेरे उस बच्चे के और 2 घर उस बच्चे के। आगे बात समझ में? अगर 1 लाख रुपए या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कैश है तो 1 करोड़ उसका और 1 करोड़ उसका। तो इस तरह से मेरी सारी प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट दी थी मेरे बच्चों में। अब जब ये दिमाग लगाया उन्होंने, क्योंकि उनको लगने वाला था कि भाई अब अपन निकलने वाले हैं, अब हमारा टाइम आ गया, भगवान बुला रहा है अपन को, तो उन्होंने वकील को बुलाकर ये काम कर लिया। अब उनकी समझदारी की वजह से जब वो
गुजर जाएंगे, जब वो भगवान के पास चले जाएंगे, तो दोनों भाई आपस में नहीं लड़ेंगे। तो इस पावर की शेयरिंग ने, इस प्रॉपर्टी की शेयरिंग ने, इस पैसे की बराबर शेयरिंग ने एक कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया, एक युद्ध होने से बचा लिया। क्योंकि आपको पता है और मुझे भी पता है कि पूरी दुनिया में लोग सिर्फ एक ही चीज की वजह से लड़ते हैं, और वो है माया। माया यानी पैसे की माया, पर घर की माया, गाड़ी की माया, बंगले की माया। आगे बात समझ में? यानी कि इंसान को इंसान की जरूरत नहीं है, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की जरूरत है। तो पिताजी ने जाते वक्त ये बही खाता बना दिया कि भाई आधा तेरा और आधा तेरा। अगर वो ये चीज नहीं करके जाते तो इट माइट बी, या ये भी नहीं करके जाते, या फिर ये करके जाते कि फिर बड़े बेटे को ज्यादा दो, छोटे बेटे को कम दो, तो छोटा बेटा बड़े बेटे से लड़ता, और बड़ा बेटा क्योंकि उसको तो ज्यादा मिल गया और वो हमेशा उसको किनारा करने की कोशिश करता। तो यहां पर दोनों भाइयों के बीच में, जितने भी भाई हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस पूरे थे। बट पिताजी ने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा और अपनी प्रॉपर्टी को बराबर बांट दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ही खत्म हो गए। आगे बात समझ में? तो उसी तरह से पावर का बराबर बंटवारा जब तक नहीं होगा, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, प्लेस, कास्ट, या किसी भी और तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर लोगों के बीच में किया जाएगा, तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल तरीके, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हो सकता है आने वाले 10 साल 15 साल उस कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग उबर ना पाए। समझ रहे हो? तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और हम एग्जाम्पल भी लेंगे इस पूरे चैप्टर में अलग अलग देशों के, जिनमें आया हुआ ये समस्या उन देशों में आई, उन बड़े नहीं छोटे देश हैं, तो उन छोटे छोटे देशों में, अब वो एग्जाम्पल हैं, हालांकि बड़े देशों में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है, बट एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बेल्जियम और श्रीलंका का, वो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल के हिसाब से वहां जब ये कॉन्फ्लिक्ट आया, वहां जब ये समस्या आई पावर शेयरिंग की, तो लोगों के बीच में जब उसकी अनइक्वल पावर शेयरिंग की जो लड़ाई थी, वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल ली, नरसंहार में बदल ली, लोगों एक दूसरे को मारने पर आतुर हो गए। और जैसे ही वहां के लीडर्स ने उस प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व करने की कोशिश की और सॉल्व किया, तब लोगों के बीच की जो खाई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो खत्म हो गया। जिस देश ने इस फॉर्मूले को अपनाया वो देश आगे बढ़ गया, और जिस देश ने इस फॉर्मूले को नहीं अपनाया वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, या वहां बहुत ज्यादा सिविक स्ट्राइफ या सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। व्हाट डू वी हैव इन दिस चैप्टर? द नीड फॉर द पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है, वो ये लेक्चर उसी से रिलेटेड है। और दूसरा जो से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, किस तरह से पावर का बंटवारा होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, वो दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर। टॉपिक नंबर 1, द नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। देख सकते हैं आप, पावर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। एक बल्ब जल रहा है और सबको बराबर कहते हैं ना, वो कौन सी च्युइंगम का ऐड है, उस च्युइंगम के ऐड की तरह आप इस चीज को समझ सकते हो कि हमने ना दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात है, और वो भी बराबर। ठीक है, ये तो एक एनिमेशन है। खैर, तो देखिए आगे क्या कहता है लेक्चर। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे बेल्जियम का। ठीक है, एग्जांपल लेते हुए इस चीज को आगे पढ़ेंगे। बेल्जियम का एग्जांपल लेंगे। बेल्जियम को क्या है, बेल्जियम तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है बेल्जियम। और इस अच्छा ये बेल्जियम है कहां? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सिचुएशन समझते हैं हम इसकी। सबसे पहले तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक देश का नाम है, वेस्ट यूरोप का एक देश है। कौन सा यूरोप? वेस्ट यूरोप में एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। जैसा कि आपको मैप में नजर आ रहा है, इसके नॉर्थ में, इसकी बाउंड्री अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ में नीदरलैंड्स है, इसके बाद यहां पर यानी कि आपके ईस्ट में जर्मनी है, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग है, और इधर आपके फ्रांस है।
तो चारों तरफ से पहली चीज तो ये कि बाउंड्री को अपन को याद रखना है कि कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है। आगे बात में साउथ वेस्ट की अगर बात करें तो फ्रांस, साउथ ईस्ट की अगर बात करें तो लग्जमबर्ग और जर्मनी और नीदरलैंड। वेस्ट यूरोप का ये देश बड़ी छोटी सी कंट्री है। छोटी सी कंट्री इसलिए है क्योंकि इसकी जो टोटल एरिया है वो लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 30,686 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है बेल्जियम का लगभग। अब इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, इतना एरिया है, समझ रहे हो। अब अगर हम इंडिया से इसकी कंपैरिजन करें तो इंडिया में अगर राजस्थान का एरिया अगर आपको पता हो तो राजस्थान का एरिया है बेटा 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोचो आप कितना छोटा सा देश है ये, और यूरोप में लगभग 50 कंट्री होंगी और 50 कंट्रियों के इसी तरह के कुछ एरियाज आपको दिखेंगे। आगे बात समझ में। और हमारे स्टेट की अगर हम तुलना करें इनसे, अगर स्टेट का कंपैरिजन करें तो लगभग हरियाणा से थोड़ा छोटा है बेल्जियम। हरियाणा एक स्टेट है इंडिया में, उससे थोड़ा छोटा बेल्जियम का एरिया है। आगे बात समझ में। लगभग 11.5 मिलियन पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी का सारा एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। पॉपुलेशन है 11.5 मिलियन और कैपिटल है भाई यहां की क्या, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स यहां की क्या है, कैपिटल है। तो ये पूरा का पूरा आपने देख लिया एक इंट्रोडक्शन किसका, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन किसका, बेल्जियम का। वेस्ट यूरोप की कंट्री है, ऊपर नीचे यानी कि नॉर्थ में नीदरलैंड्स, ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग और साउथ वेस्ट में फ्रांस से घिरा हुआ है, बाउंड्री बना रहा है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो लगभग 30,686 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, जो कि हरियाणा से लगभग थोड़ा छोटा है। और पॉपुलेशन इसकी 11.5 मिलियन है, कैपिटल है ब्रुसेल्स। आगे बात समझ में। अब देखिए ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन था, थोड़ा फ्रांस के बारे में समझ जाए कि वहां भाई ऑब्वियसली अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले ही लोग ज्यादा रहते होंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी ही ज्यादा रहती होंगी, तो वो उस बारे में बात करने की तो अपन को जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए आगे क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब देखो ये तो ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्री है, सब कुछ खुशहाल है, यहां पर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बड़े यूरोप में रहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है और बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे लोग रहते होंगे, बहुत ज़्यादा लिटरेट रहते होंगे। लेकिन इस लिटरेसी के बावजूद भी, इस डेवलपमेंट के बावजूद भी यूरोप के इस देश में बड़ी समस्याएं हैं। और समस्याएं किससे रिलेटेड हैं, बड़ी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, एथनिक कंपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समुदाय से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आप मैप देख रहे होंगे तो यहां पर दो रीजन्स दिख रहे होंगे आपको, फ्लेमिश यानी कि फ्लैंडर्स रहते हैं यहां पर, और वेलोनिया, ये दो रीजन में बटा हुआ है बेल्जियम। बस उसी की बात होगी यहां पर। तो देखिए एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में किस तरह का है, कुछ इस तरह का एथनिक कंपोजिशन है बेटा। फ्लेमिश जो रीजन है, अब देखो ये पूरे बेल्जियम को दो रीजन में डिवाइड करके हम लोग चीज देख रहे हैं। एक रीजन है फ्लेमिश, इस फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा रहते हैं, मेजोरिटी में रहते हैं। डच स्पीकिंग लोग ज्यादा है, यानी मेजोरिटी में 59% जो डच स्पीकर्स हैं यानी डच बोलने वाले लोग हैं वो इस फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी है। यानी कि ऑब्वियसली 59% है तो मेजोरिटी कम्युनिटी हो गई, बट पुअर है, गरीब है, इलिटरेट ज्यादा है। तो क्या समझा हमने, फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर 59% है, यानी डच बोलने वाले लोग 59% है, बट वो सारे लोग कैसे हैं, पुअर हैं। आगे बात समझ में। दूसरा अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो वेलोनिया रीजन में लगभग 40% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो लोग हैं वो रिच और लिटरेट हैं। ऑब्वियसली 40% है तो माइनॉरिटीज में है, ठीक है। तो ये सारे लोग माइनॉरिटी में तो हैं लेकिन रिच हैं, रिच भी हैं, लिटरेट भी हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपने अपने फील्ड में, टोटल मिला के बात ये। और तीसरे हैं
आपके 1% लोग जर्मन स्पीकर यानी कि जर्मन बोलने वाले, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग 1%, टोटल मिला के 100% हो गया। तो एक बार और देखते हैं एथनिक कंपोजिशन, एथनिक प्रॉब्लम कह सकते हो आप इसको, कि दो रीजन फ्लैमिश और वेलोनिया में 59 और 40% लोग, यानी 59% लोग फ्लैमिश रीजन में डच बोलने वाले हैं, मेजोरिटी में है बट गरीब हैं। अगर वेलोनिया की बात करूं तो 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं बट रिच और लिटरेट हैं, और 1% लोग जर्मन स्पीकर हैं यानी कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। आगे बात समझे। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन मेजोरिटी में है कौन माइनॉरिटी में है, प्रॉब्लम ये है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। आगे बात समझ में। यहां पर एक चीज आपको साफ नजर आ रही होगी, अगर ये पुअर हैं तो इनको मौके भी कम मिलते होंगे, ये इलिटरेट भी होंगे, बहुत सारी समस्या इनके साथ होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बट इनकी एक ताकत ये है कि भाई हम मेजोरिटी में हैं, हम तुमसे ज्यादा हैं, तो हमको हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। अगर इंडिया में हिंदू ज्यादा रहते हैं और कल को उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हिंदू लिटरेट हो या इलिटरेट कोई फर्क, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उनके बारे में भी सरकार को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना किसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में सोचा जाता है। आगे बात समझ में। फैसला यही होगा कि भैया हम मेजोरिटी में हैं, पुअर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हम मेजोरिटी में और हमारे बारे में भी कम्युनिटी या गवर्नमेंट जो है ध्यान दे और हम पर भी पूरा ध्यान लगाए। दूसरी तरफ ऑब्वियसली ये तो मैं माइनॉरिटी में है, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कब शुरू होगी, जब डच जो लोग हैं और फ्रेंच जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम की वजह से गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो इतनी बढ़ जाएगी कि डच लोग फ्रेंच लोगों से नफरत करने लगेंगे और लड़ने लग जाएंगे। अब जब लड़ने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली कंडीशंस खराब हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है बेल्जियम, वो मैंने आपको सारी की सारी चीजें समझा दिया। दिस एथनिक कंपोजिशन एंड डिफरेंसेस led to tension between the Dutch speaking and French speaking community। दोनों के बीच में देखो भाई, ये डच है फ्रेंच जो लोग हैं एक दूसरे से लड़ने लग गए, धीरे धीरे लड़ रहे समझ रहे हो। तो ये तो एनिमेशन है, खैर। तो ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग गए कि नहीं मैं तेरे से गरीब और तू मेरे से अमीर है तो मैं भाई तेरे को फोड़ूंगा। आगे बात समझ में। तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये एथनिक कंपोजिशन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई और टेंशन इतनी बढ़ने लग गई कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो 1950 से लेकर 60 के बीच में एक दूसरे से जबरदस्त झगड़ने लग गए, एक दूसरे घर तोड़ने लग गए, गाड़ियां फोड़ने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए, पीटने लग गए, फोड़ने लग गए, टोटल मिला के बात। अब द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर अक्यूट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ब्रुसेल्स में, जो वहां की राजधानी है, जो वहां की कैपिटल है। मोर अक्यूट, ज्यादा समस्या कहां थी, ब्रुसेल्स में थी, राजधानी में थी। ठीक है, इनका अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी। डच लोगों का कहना था कि भाई हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में बराबर होना चाहिए और खासकर ब्रुसेल्स में बराबर होना चाहिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, यानी कि अगर फ्रांस कम्युनिटी से 4 लोग चुनकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो डच कम्युनिटी के भी 4 लोग चुनकर पार्लियामेंट में जाएंगे। यहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, ये उनकी बिल्कुल फाइनल डिमांड थी। नहीं तो देख लेना हम क्या करते हैं। तो ब्रुसेल्स में यह समस्या ज्यादा थी, और ब्रुसेल्स में जब यह समस्या ज्यादा हो गई तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। सबसे बड़ी समस्या देखो, पूरे देश में डच लोग ज्यादा रहते हैं, फ्रेंच लोग कम रहते हैं। अगर हम पूरे देश का एवरेज देखें तो ऑब्वियसली डच लोग ज्यादा रहते हैं, फ्रेंच लोग कम रहते हैं। बट अगर ब्रुसेल्स की बात की जाए तो यहां फ्रेंच लोग ज्यादा रहते हैं, डच लोग कम रहते हैं। उसकी वजह से वहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है डच का कम है और फ्रेंच का ज्यादा है। यह सबसे बड़ी समस्या बनी हुई कि जहां राजधानी है, भाई राजधानी में ही डचेस की नहीं चलेगी तो पूरे देश में कहां चलेगी। तो इस वजह से दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे से बहुत ज्यादा झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि खून खच्चर हो गया, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन निकालने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। क्योंकि हालात कैसे बन गए पूरे बेल्जियम में, सिविल वॉर के जैसे, सिविक स्ट्राइफ के जैसे हालात बन गए। लोग एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार बैठे थे। आगे बात समझ में।
तो अब ऑब्वियसली अब क्या है, अब ये सारी चीजें आई कहां से कि भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट की ताकतों के बीच की जो बात है, ऐसा क्या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बेल्जियम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन डच और फ्रेंच का अनइवन था, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये सारी चीजें कहां से आई? ऑब्वियसली ये सारी चीजें आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी अमेंडमेंट होते हैं या जो कुछ भी प्रोविजंस होते हैं, उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी देश चलता है। ये तो माननी पड़ेगी बात कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो अनरिटर्न हो। क्लियर हो गई पिक्चर? ये बात तो सब जानते हैं। तो बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह की व्यवस्था थी, इसी तरह की चीजें थी, जिससे डच कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन कम मिल रहा था कहीं ना कहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स कम थी उनके पास, और साथ ही साथ ब्रुसेल्स में भी उनकी ताकत उनसे छीनी जा रही थी, क्योंकि फ्रेंच कम्युनिटी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा था और डच का कम था। क्लियर हो गई पिक्चर? तो दो समस्या आपके सामने खड़ी हो गई। अभी इस पूरी की पूरी फिल्म में आपको दो समस्या नजर आई। पहली, पुअर और रिच के बीच की खाई बहुत ज्यादा थी डच और फ्रेंच की, डच पुअर थे और फ्रेंच अमीर थे। दूसरी चीज, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो डच और फ्रेंच के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेटेड था, बहुत ज्यादा अंतर था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। अब दो समस्याएं पकड़ में आ गई आपके, दो प्रॉब्लम समझ में आ गई। इन प्रॉब्लम को लेकर वहां के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को समझा और सॉल्यूशन किया। क्या सॉल्यूशन किया? देखिए भाई, तो सॉल्यूशन कुछ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या किया गया इस सॉल्यूशन को? ऑब्वियसली बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। ठीक है, तो बेल्जियम के लीडर्स को पता था कि भाई हमारे देश में सोशल डाइवर्सिटीज हैं, एथनिक कंपोजिशन के बेसिस पर लोग बटे हुए हैं। ऑब्वियसली सीधी सी, जो कोई कर्स नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, होता है। हमारे देश में तो इतनी सारी कम्युनिटीज रहती हैं कि हम लोग 50 किलोमीटर के बाद अपनी भाषा चेंज कर लेते हैं, हर 30 किलोमीटर के बाद, 35 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा चेंज हो जाती है ना, हमारे ड्रेसअप चेंज हो जाता है, हमारा कल्चर चेंज हो जाता है। जितना बड़ा स्टेट होगा उतना ही कल्चर बड़ा होगा। राजस्थान, यूपी, बिहार, कहीं भी उठ के चले जाइए आप, बोलियों का डिफरेंस हो गया, रीजनल डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स कंट्री है इंडिया जैसी, उसको संभालने के लिए भी डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार बदलाव किए गए हैं। तो ये तो बेल्जियम है। बेल्जियम में भी दो कम्युनिटीज के बीच में ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट, देखो अब यहां देखो आप, ये दोनों बच्चे जो हैं, फ्रेंच और डच जो लोग हैं, वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लीडर्स ने एक रास्ता निकाल लिया है इन दोनों को गले लगाने का। क्या? उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 4 बार चेंज किए, 4 times, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। अब देखो, टोटल मिला के बात यह है कि अगर मुझे डच और फ्रेंच को एक साथ खुशी खुशी अपने देश में रखना है, तो बेल्जियम लीडर्स को समझ में आ गया कि दोनों की ताकत बराबर कर दो, ना किसी के पास कम रखो ना किसी के पास ज्यादा रखो, दोनों को बराबर ताकत दे दो, बराबर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो। अगर ब्रुसेल्स में फ्रांस भारी है तो वहां पर डच को भी भारी कर दो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रांस भारी है तो वहां पर डच को बराबर कर दो। इससे क्या होगा? एथनिक कंपोजिशन जो है उस पर बटा हुआ बेल्जियम वापस से पटरी पर आ जाएगा। टोटल मिला के बात ये है। तो ऐसा ही किया भाई। कुछ क्या क्या चेंजेस किए अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार। तो इस पैराग्राफ से जो पिछले, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन, पिछले वाली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड से अपन को दो बातें, पहले वाली स्लाइड से अपन को दो समस्याएं, दो प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इस स्लाइड में अपन ने एक सॉल्यूशन देखा। क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशन में, बस ये याद करना है इस स्लाइड में आपको, क्या कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 और 1992 के बीच में, 1983 के बीच में सॉरी, 4 बार अमेंडमेंट किए गए, 4 बार सुधार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे बात समझ में? अब देखिए क्या मेजर चेंजेस क्या। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया गया, और एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई, उसमें क्या किया गया देखिए।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जज एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, कुछ इस तरह की चीज वहां पर कर दी गई। देखिए अब आप, जितने लोग डच हैं उतने ही लोग, यहां पे लिख रहा है डच स्पीकिंग मिनिस्टर या डच बोलने वाले लोग जो हैं जितने ज्यादा हैं उतने ही फ्रेंच भी हैं। यानी कि जितना रिप्रेजेंटेशन डच कम्युनिटी का है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि अगर पार्लियामेंट में 240 मेंबर हैं, टोटल 240 मेंबर हैं, तो डच और फ्रेंच का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 100 का होगा। बाकी कम्युनिटी भी रहती है वहां, जर्मन भी रहते हैं, तो उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन लिया जाएगा ना। यानी कि डच कम्युनिटी से आए हुए मिनिस्टर भी 100 होंगे और फ्रेंच कम्युनिटी से आए हुए मिनिस्टर भी 100 होंगे। बाकी जो कम्युनिटीज रहती हैं, रेस्ट जो कम्युनिटीज हैं, उनका 40 रिप्रेजेंटेशन होगा। मान लो कि भाई 250 लोग या 250 मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट में, तो उनमें से 100 इसके और बाकी कम्युनिटी का। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, फ्रेंच और डच बोलने वाले मिनिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को एक जैसा कर दिया, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एक जैसे कर दिए। 100 है तो 100 वहां है, ठीक। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, अब देखो बेटा, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में पहले कुछ इस तरह की चीजें थी। क्या थी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार ही काम कर सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट को मानने पड़ेंगे। अब क्या किया गया, यहां पर कुछ पावर्स दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, गॉट मैनी पावर्स एंड दे विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ पावर्स दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को और ये लोग खुश हो गए। देखो आप खुशी से उछल रहे हैं, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग बराबर हो गई है। क्यों? क्योंकि अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उनको ऐसी पावर्स दे दी गई जिससे क्या हुआ, सेंट्रल और स्टेट के बीच का फर्क खत्म हो गया और वो भी उन लोगों के जैसा ही काम करने लगे। आगे बात समझ में? अब सबसे बड़ी समस्या कहां थी, अक्यूट प्रॉब्लम कहां थी, ब्रुसेल्स में, कैपिटल में। क्या प्रॉब्लम थी, फ्रेंच लोग ज्यादा पावरफुल हैं एज कंपेयर टू डच, ऑब्वियसली। तो डच एग्रीड इन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की समस्या यही खत्म, एंड फ्रेंच अग्रीड टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल्स। फ्रेंच लोगों ने, क्योंकि भारी थे भाई वो, ब्रुसेल्स में कैपिटल है, हमारे राजधानी दिल्ली जैसे वहां पर ब्रुसेल्स है, तो ब्रुसेल्स में जो समस्या थी कि भाई फ्रेंच लोग ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं, ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, वहां ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल या इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी गई ब्रुसेल्स में भी डच और फ्रेंच की। अब दोनों की प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि फ्रेंच चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दी, डच को भी और फ्रेंच को भी। समझ क्लियर? अब अगर ब्रुसेल्स में बात करूं तो ब्रुसेल्स की जो समस्या थी वो ये थी कि वहां पर फ्रेंच ज्यादा पावरफुल थे, तो डचेस ने डिमांड रखी कि भाई हमको भी पावर चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए ब्रुसेल्स में भी, राजधानी की विधानसभा में हमको भी पावर चाहिए और उनको भी बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। समस्या सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, डॉट, खत्म। आगे बात समझ में? अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी, एथनिक कंपोजिशन। अब एथनिक कंपोजिशन होता क्या है, डच और फ्रेंच, एक डच बोल रहा है, डच लैंग्वेज बोल रहा है, और एक फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है। अब डच और फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है, अगर लैंग्वेज अलग है तो हो सकता है कल्चर भी अलग हो, समझ रहे हो, ड्रेसिंग सेंस भी अलग अलग हो, विचार या आइडियोलॉजीज भी अलग अलग हो, धर्म में भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट जैसी समस्या होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की जरूरत है जो लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इनसे रिलेटेड मामलों पर सुनवाई कर सके या इनसे रिलेटेड मामलों को सुलझा सके। तो भाई बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक नई गवर्नमेंट निकाल दी आपके सामने, और वो गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में
जो रिप्रेजेंटेशन आता था वो सारी कम्युनिटीज में से आता था, यानी कि बेल्जियम में जितनी भी कम्युनिटी रहती हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, जर्मन हो, कोई भी अदर कम्युनिटी हो, उन सब का इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगा कम्युनिटी गवर्नमेंट में। और इसका काम क्या था? इसका काम बड़ा सीधा था, लैंग्वेज से रिलेटेड मामले, यानी कि मान लो कि लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू आया देश के अंदर, तो उस पर सुनवाई कौन करेगी या उससे रिलेटेड मामलों को कौन सुलझाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। रिलीजन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कौन सॉल्व करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। आप ध्यान से समझना, इस पूरी स्लाइड में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया डच और फ्रेंच का, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दे दी गई और अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रही, उसके अंडर में काम नहीं करेगी। ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया फ्रेंच और डच को, और एक नई गवर्नमेंट बना दी गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि कल्चर से रिलेटेड मामले, लैंग्वेज से रिलेटेड मामले या किसी भी और तरह के मामले में सुनवाई करेगी या उस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने की कोशिश करेगी। मतलब होता है ना कई बार कि भाई मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा बड़ा। अब ये जो कन्वर्सेशन है ये कोई बुरी कन्वर्सेशन नहीं है कि भाई रिलीजन से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो कि इंडिया में बैठकर 2 लोग हिंदू और मुस्लिम, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो हिंदू अपने सनातन धर्म की या हिंदू धर्म की बात करेगा और मुसलमान अपने इस्लाम धर्म की बात करेगा। अब दोनों हेल्दी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर हेल्दी कन्वर्सेशन होगी तो किस तरह की होगी कि यार तुम्हारे इस्लाम की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती, वो कहेगा तुम्हारे हिंदू संप्रदाय की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। ये तो हेल्दी कन्वर्सेशन है। और ये भी हो सकता है कि हिंदुइज्म और इस्लामिज्म दोनों में कोई कमी हो, तो ये कहेगा यार ये कमी तो मेरे को बहुत खराब लगती है, तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को। इस्लाम धर्म मानने वाला इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई इस्लाम में भी ये चीज कमी है, इस चीज की कमी है। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या कमी है क्या नहीं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगी वीडियो, ठीक है। वो कमी आप जानते हैं मुझसे ज्यादा, छोड़ो। तो इस्लाम वाले कहेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है हमारे साथ। इसी तरह से इस्लामिक कम्युनिटी वाला बंदा भी कहेगा कि यार हिंदुओं में भी ये समस्या बड़ी बुरी है, ये नहीं होना चाहिए वहां पर, तो वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करे। कहते हैं ना कि मजाक तभी करो जब मजाक सहने की हिम्मत हो, तो उसी तरह से कमेंट तभी करो या किसी को सुधारने की कोशिश तभी करो जब आप खुद सुधरने के प्रोसेस में हो, आप खुद सुधरने की गुंजाइश रखते हो। आगे बात समझ में? अब ये तो हेल्दी कन्वर्सेशन थी। अब मान लो कि यही दोनों बंदे दोबारा से बैठे कन्वर्सेशन में, इस बार कुछ ना कुछ पढ़ के कोई फिल्म देख के आके बैठ गए। आगे बात समझ में? अब हिंदू ने इस्लाम धर्म मानने वाले इंसान को भड़काने की कोशिश करे कि भैया तुम्हारे इस्लाम में ये, तुम्हारे इस्लाम में वो, फलाना ढीमका, 50 बुरी बातें बता दी। इसने भी कहा कि तुम्हारे हिंदुओं में ये फलाना। अब ये जो पहले भी बुराई तो गिना रहे थे, लेकिन पहले बुराई गिनाने का जो तरीका था वो सभ्य तरीका था, सिविलाइज तरीका था। अब बुराई गिनाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि किसी को भी बुरा लग जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसने जब इस्लाम धर्म के बारे में बोला तो इस्लाम धर्म वाले को बुरा लग गया, उस मुसलमान इंसान को बुरा लग गया, और इसने जब बोला तो इन दोनों हिंदुओं को बुरा लग गया। और ये बुराई, ये जो बुरा लगने का जो शिद्दत है वो इतने लंबे टाइम तक चल गई कि मतलब इतना इतना तुल पकड़ लिया मामले ने कि दोनों एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार हो गए। और ये हर जगह की समस्या है, बेल्जियम क्या, श्रीलंका क्या, इंडिया क्या, पाकिस्तान क्या, हर जगह की समस्या है। इसीलिए बेल्जियम में कहा गया हाँ हो सकता है कि भाई कल को फिर से लड़ जाएं लोग अपने अपने रिलीजन या एथनिक कंपोजिशन को लेके, तो एक ऐसी गवर्नमेंट बना दो, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दो जो इन सब मामलों में दोनों पक्षों को सुने और सही फैसला दे। आगे बात समझ में? चलिए, तो ये तो था मॉडल बेल्जियम का। अब बेल्जियम ने क्या किया? अब इस पूरे के पूरे जितनी भी पिक्चर हमने पढ़ी उससे हमको सीखने को क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है। सीखने को ये मिला कि अगर इस तरह का एथनिक डाइवर्सिटीज या रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटीज आपकी कंट्री में है, तो आपकी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि सभी कम्युनिटीज को एक जैसे राइट्स देकर इस समस्या का एक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिया जाए, इसको बिगाड़ा ना जाए, इसमें राजनीति ना खेली जाए। हमारे यहां राजनीति खेलते हैं ऐसी चीजों को, बताऊंगा कैसे खेलते। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी
या कंक्लूजन ऑफ द बेल्जियम मॉडल इज दैट दिस बेल्जियन मॉडल अवॉइडेड, क्या अवॉइड किया, सिविक स्ट्राइफ इन द कंट्री एंड ऑल्सो डिविजन ऑफ कंट्री ऑन लैंग्वेज बेसिस। अगर मान लो बेल्जियम के लीडर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय राजनीति खेलते, पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते, हमारे देश में होता है ना, ऐसा नहीं होता क्या? आपको इस चीज को समझना चाहिए कि भाई हमारे देश में एक कॉमन समस्या है, कोई भी चीज की कॉमन समस्या है कि मान लो कोई समस्या बड़े लंबे टाइम से एक प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम सब जगह चल रही है और वो समस्या है रिजर्वेशन की। किसकी? रिजर्वेशन की। अब रिजर्वेशन का सीधा सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रिजर्वेशन का सीधा सा सॉल्यूशन यह हो सकता है कि जिस इंसान को रिजर्वेशन की जरूरत है, आरक्षण की जरूरत है, चाहे वो गरीब हो, ठीक है ना, सॉरी गरीब को तो मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, किसी भी कम्युनिटी का हो, ये रिजर्वेशन फाइनेंशियल बेसिस पर होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए, ना कि कम्युनिटी बेसिस पर। क्योंकि अब हमें आजाद हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो इस पर कानून बनना चाहिए। लेकिन हमारे देश में इस मुद्दे को, इस फील्ड को कोई भी नहीं छूना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को छूना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की या लीडर्स की राजनीति जुड़ी हुई है इस चीज से। लोग एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का फायदा उठाते हैं अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए। अगर सब जातियां बराबर हो गई और रिजर्वेशन सब में बंट गया, यानी कि गरीब लोगों में बंट गया, तो इन सब पॉलिटिकल लीडर्स की पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएंगे या खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी राजनीति इसी एक मुद्दे पर टिकी हुई है। और हमारे यहां ये मुद्दा पता नहीं कितने सालों से बढ़ रहा है, बार बार इस पर मुद्दे उठते हैं कि भाई आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। उल्टा नए नए आरक्षण की पॉलिसीज आ जाते हैं, कभी किसको आरक्षण दे देते हैं, कभी किसको आरक्षण दे देते हैं। आगे बात समझ। तो बेल्जियम में भी अगर ऐसा होता कि भाई डच लोग या फ्रेंच लोगों के बीच का जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको लेकर लोग राजनीति करना स्टार्ट करते थे, दंगा करना स्टार्ट करते, अच्छा तुमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डचेस को अगर भड़का देते डचेस के लीडर कि अच्छा तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, चूड़ियां पहन रखी है क्या, जाओ और फ्रेंच को काट दो, जो भी फ्रेंच मिले रास्ते में उनको काटना स्टार्ट कर दो। हमें अपने आप अपना हिटलर वाला अगर हम लोग सॉल्यूशन लेकर आते हैं यहाँ के लीडर्स, तो क्या होता? सिविक स्ट्राइफ होती ही होती। वहां के लीडर्स या वहां के गवर्नमेंट ने बुद्धि से काम किया, समझदारी से काम किया, वो लोग बैठे। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खास बात यही है बच्चों कि डेमोक्रेसी में बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकाला जाता है। वो सारे लीडर, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, वो सब एक साथ बैठे एक कमरे में और उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि हमको जो भी है चीजें हैं, जितनी भी पावर्स हैं, वो आपस में बांट लेनी चाहिए, बंटवारा कर लेना चाहिए। आगे बात समझ में? तो सॉल्यूशन निकल गया। राजनीति नहीं खेली कि एक ने राजनीति खेली और दूसरे ने उसका फायदा उठाया। आगे बात। तो कंक्लूजन, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि यहां पर बेल्जियम मॉडल में सिविक स्ट्राइफ को तो क्या रोका? पहला कंक्लूजन क्या निकला? पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग का पहला कंक्लूजन निकला कि लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है। पावर शेयरिंग कैन अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स among people, लोगों के बीच के मसले जो हैं या लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। क्या? पावर शेयरिंग लोगों के बीच के झगड़ों को सुलझाता है। और यहां पर बेल्जियम में उन्होंने लैंग्वेज बेसिस पर कंट्री के बंटने से उनको रोक लिया। When many countries of Europe came together to form the European Union, कब बनी थी? 1993 में। 1993 में जब यूरोपियन यूनियन बनी, उस वक्त ब्रुसेल्स को ही इतना अच्छा मॉडल बनाया ब्रुसेल्स के लीडर्स ने कि ब्रुसेल्स को बेल्जियम के लीडर ने कि ब्रुसेल्स को वहां का हेडक्वार्टर चुना गया। और वो हेडक्वार्टर कुछ ऐसा दिखाई देता है आपके सामने। ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के अंदर। ठीक है, दिख रहा होगा। तो सॉल्यूशन अच्छा निकला, बढ़िया। मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जब पिक्चर का एंड हुआ तो हमको एक हैप्पी एंडिंग नजर आई बेल्जियम के मॉडल में। यहां पर लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया गया,
लोगों कंट्री को लैंग्वेज बेसिस पर बंटने से बचा लिया गया। क्लियर, ये बात समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, दिल में उतर गया। चलो दिल में और दिमाग में उतर गया तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करेंगे हम ऐसी कंट्री की जो साउथ एशियन कंट्री है और एग्जाम्पल है इस कंट्री का। कंट्री का नाम है श्रीलंका। दिख रहा होगा आपको मैप में ये कंट्री, और इसकी एथनिक कंपोजिशन भी आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। सिंहला, तमिल, ये तो लैंग्वेज बेसिस पर डाइवर्सिटी है। बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, सभी मतलब 5-6 बड़े बड़े धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं इस श्रीलंका में, जो कि एक साउथ एशियन कंट्री है। तो श्रीलंका के बारे में 2-4 चीजें, ये एक साउथ इंडियन कंट्री है जिसकी सिचुएशन कहां है, इंडियन ओशियन में, ठीक है। और इंडिया से ये पाक स्ट्रेट के जरिए सेपरेट हो रही है। इंडिया से इसका सेपरेशन पाक स्ट्रेट के जरिए हो रहा है, ठीक है। यहां की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन यहां की लगभग 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, समथिंग लाइक हरियाणा के बराबर लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन है यहाँ पर। पॉपुलेशन, ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। अगर हम एरिया की बात करें कि यहाँ का एरिया कितना है, तो लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये लगभग है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये भी एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है ना। देखा होगा आपने मैप में इस कंट्री की सिचुएशन को, अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। ये कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिला था, ये कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था लगभग 4 फेब 1948 को यूनाइटेड किंगडम से। जिस तरह से इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, ये भी आजाद हुआ था फरवरी 1948 में, ठीक। तो हमारे बराबर ही मतलब इसको इंडिपेंडेंस लगभग हमारे जितना ही टाइम हो गया श्रीलंका को भी आजाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए। आगे बात समझ में। तो ये है कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, 2-3 चीजें ही हैं इसमें, सिलेबस में सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो ये तो चीज समझ में आ गई अपन को, ठीक है। छोटी सी कंट्री है, 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और बड़ा ही अच्छा। दूसरी चीज ये है कि श्रीलंका को एशिया का यूरोप कहा जाता है, मतलब समझ रहे हो, एशिया में यूरोपियन कंट्री के बराबर माना जाता है श्रीलंका को। साउथ एशिया में, कम से कम साउथ एशिया में सबसे अच्छी कह सकते हैं अपन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है श्रीलंका की। इस देश में जहां पर लिटरेसी लेवल भी ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उस देश में ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि देश के अंदर 1980 से लेकर 2009 तक 80 से लेकर 2009 तक सिविल वॉर की कंडीशन बनी रही और लोगों ने एक दूसरे को जम के मार काट की, लोगों के साथ एक दूसरे के साथ जम के झगड़ा किया, खूब खून बहाया एक दूसरे का। ऐसे क्या कंडीशंस आ गए इस साउथ एशियन लिटरेट कंट्री में। आगे बात समझ में, ये समझने वाली हमारी बात है। तो यहां पर भी एथनिक कंपोजिशन देखते हैं हम। श्रीलंका में पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। इस 2 करोड़ में से अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो लगभग कितने हैं, 18%, ठीक है ना। इस 18%, अच्छा 18% तो तमिल स्पीकर्स, और सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो है लगभग 74%। अब देखो, ये तमिल स्पीकर हैं 18% और सिन्हली स्पीकर है 74%। मेजोरिटी में कौन है, ऑब्वियसली सिन्हली लैंग्वेज या सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग, और तमिल किसमें ऑब्वियसली बहुत ही कम है, तो 18%। हमारी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये हिंदू मुसलमान के बीच का फर्क होगा, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू लगभग 79 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में है और मुस्लिम 14% के आसपास है। तो इसी तरह से श्रीलंका में भी सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले लोग 74% है और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले 18%। आगे बात समझ में। ये तमिल जो बोलने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लगभग हिंदू हैं और ये बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो लोग हैं
वो 7% है, जो तमिल और सिन्हाला दोनों है, यानी कि तमिल भी बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं। तो यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लोग तो न्यूट्रल हैं, इन लोगों का इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तमिल स्पीकर्स में से जो श्रीलंकन तमिल है वो 13% है, सब हिंदू हैं, और इंडियन तमिल 5% है, ये भी सब हिंदू हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि यहां पर किस तरह से लैंग्वेज बेसिस पर डाइवर्सिटीज हैं, या लैंग्वेज बेसिस पे पॉपुलेशन बटी हुई है अलग अलग। दोबारा से देखो, 2 करोड़ की पॉपुलेशन, उस 2 करोड़ में से 74% लोग सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले और बुद्धिज्म को मानने वाले लोग। दूसरी तरफ देखें तो तमिल स्पीकर 18% लोग। इस तमिल स्पीकर्स को अगर और बांटे तो श्रीलंकन तमिल इसमें, जो कि श्रीलंका के नेटिव लोग हैं, इसलिए श्रीलंकन तमिल, वो 13% है। और इंडियन तमिल जो इंडिया से गए हैं वो लोग 5% है, और बाकी जो है 7% वो क्रिश्चियन है। आगे बात समझ में? तो ये तो है वहां की कंपोजिशन। अब यही सबसे बड़ी समस्या बनेगा, इसीलिए मैंने 1948 की बात करी। किसकी? 1948 की। यूनाइटेड किंगडम से जब आजाद हुआ श्रीलंका, तो वहां पर क्या समस्या आई, क्या प्रॉब्लम आई लोगों के बीच में, कि तो कुछ इस तरह की समस्या थी, मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका में 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ यूनाइटेड किंगडम से, तो वहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी वो थी सिन्हला या सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जो बुद्धिज्म को मानते हैं। अब अगर मेजोरिटी कम्युनिटी सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले, तो ऑब्वियसली वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सबसे ज्यादा नेता जो होंगे, लीडर्स जो होंगे, वो भी किस कम्युनिटी से बिलोंग्ड होंगे? सिन्हली कम्युनिटी से, या बुद्धिज्म को मानने वाले नेता ही होंगे। अब जब ये, अब देखो यही आता है आइडियोलॉजी में फर्क। ये लोगों ने क्या किया कि श्रीलंका को आजाद कराने के बाद या आजादी मिलने के बाद जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, उनके नेताओं ने अपने लोगों को भड़काना चालू कर दिया कि हमारा देश सिर्फ हमारा है, श्रीलंका सिर्फ सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का है, यहां बाकी धर्म के जो लोग हैं या बाकी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनका कोई काम नहीं है। स्पेशली तमिल लोगों का तो यहां से कोई लेना देना नहीं है, इनको वापस से इंडिया भगाओ, या ये जहां से भी आए हैं वहां इनको भगाओ। लोगों को भड़काना चालू कर दिया, लोग भड़क गए, और लोग भड़क गए तो इन लोगों, यानी कि हम इनकी जो कम्युनिटी के लीडर्स थे, सिंहली लैंग्वेज के कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने भारी बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत जबरदस्त बदलाव किए, ऐसे बदलाव की कल्पना भी नहीं कर सकते हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उस बदलाव को करने की, सोच भी नहीं सकते वो बदलाव करने की। ऐसे बदलाव किए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका में। क्या बदलाव किए कि भैया ऐसा सिस्टम बना दो पूरे देश के अंदर कि तमिल लोग या तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने आप को अनाथ महसूस करने लग जाएं और खुद ही ये देश छोड़कर भाग जाएं, सारे पावर छीन लो उनसे। ऐसा मतलब उनको ना घर का छोड़ो ना घाट का छोड़ो, इस तरह की कंडीशन उनकी कर देनी चाहिए हमको। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए जिसकी वजह से क्या हुआ, सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग थे उनके अंदर मेजोरिटेरियनिज्म की भावना पैदा हो गई। उनके अंदर यह भावना पैदा हो गई कि हम लोग ही इस देश के नेटिव पीपल हैं और इसीलिए श्रीलंका में सिर्फ हम ही लोग रह सकते हैं, बाकी तमिल स्पीकर्स नहीं रह सकते, तमिल लोग नहीं रह सकते। तो क्या क्या चेंज किया, आइए गौर करते हैं उन चेंजेस पर। तो 1956 में सबसे पहले जो चेंज किया वो चेंज किया कि सिंहली लैंग्वेज को, ये जो सिंहला लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है, इस लैंग्वेज को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले जो चेंज किया उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका, अभी तो दोनों लैंग्वेज ऑफिशियल है, सिंहला भी है और तमिल भी है। हमारे देश में जिस तरह से हिंदी और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, उसी तरह से, और बहुत सारी और भी रीजनल लैंग्वेजेस को, उसी तरह से श्रीलंका में भी अभी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिंहली लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज। आगे बात समझ में? तो 1956 में आजादी के लगभग, 1948 में आजाद हुआ तो लगभग 8 साल के अंतराल के बाद सिंहली लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि भाई अब सिंहली ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स या पार्लियामेंट या किसी भी तरह का सरकारी काम या गवर्नमेंट का काम, प्राइवेट काम, सब इस लैंग्वेज में किया जाएगा। टोटल मिला के बात ये है, प्रायोरिटी में आ गई ये लैंग्वेज।
1956 में। इसी के साथ साथ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किए, प्रोविजंस बनाए नए नए, नए प्रोविजंस के हिसाब से, नए कानूनों के हिसाब से, क्या नए कानूनों के हिसाब से सिंहली पीपल को प्रिफर्ड फॉर एजुकेशनल, क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं एजुकेशन में सिंहली लोगों को प्रेफरेंस दिया गया। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी में कहीं किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना है तो पहले सिंहली लोगों को एडमिशन मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ सीटें बचेंगी तो उस कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में बाकी कम्युनिटी के लोगों को। तो एजुकेशन में भी किसको प्रेफरेंस दिया गया? सिंहली कम्युनिटी को। आगे बात समझ में। इसके अलावा प्रिजर्वेशन प्रोविजन लागू किए गए। ये सारे अच्छी भाषा में अभी आपको दिखेंगे सारे पॉइंट, डोंट वरी। ये शॉर्ट में समझा रहा हूं सारी चीजें आपको, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी रहे, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूं, राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाएगी, डोंट वरी। तो क्या उन्होंने सुधार किया इस चीज में? नया क्या प्रोविजन लेके आए वो लोग? सिंहली कम्युनिटी, ऑब्वियसली ये सारे रूल कौन बनाना है? सिंहली कम्युनिटी के लीडर्स ही ये सारे रूल फॉलो कर रही है, वही कम्युनिटी ये सारे रूल फॉलो कर रही है और उन्हीं के मिनिस्टर फॉलो करवा रहे हैं। क्योंकि जब वहां पर इलेक्शन हुआ और सिंहली कम्युनिटी के लीडर जीत गए तो उन्होंने सिंहली कम्युनिटीज को ही सारे अधिकार दे दिए। तो प्रिकॉशन या प्रोविजन अपनाई जाएगी किसको? यानी किस तरह के कंजर्वेटिव नहीं, प्रिजर्वेटिव प्रोविजंस दे दिए गए बुद्धिज्म को। अभी क्या होता है बताता हूं मैं, ध्यान से समझना इस चीज को। पहली चीज, 1956 में सिंहली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा नया प्रोविजन बना जिसके तहत जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है या यूनिवर्सिटी एडमिशन है उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? सिंहली स्टूडेंट्स को दी जाएगी। आगे बात समझ में। अगर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले फॉर्म कौन भरेगा? सिंहली कम्युनिटी का बंदा भरेगा और उसी को प्रेफरेंस भी दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले। अगर एडमिशन की बात की जाए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो सबसे पहले किसको एडमिशन दिया जाएगा? सिंहली कम्युनिटी के कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसके अलावा सिंहली कम्युनिटी का जो बुद्धिज्म, जो उनका धर्म है, उसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन अपनाए गए कि भाई बुद्धिज्म को अगर किसी ने गाली निकाली या बुद्धिज्म के अगेंस्ट कोई काम किया या धर्म परिवर्तन जैसा कुछ किया तो उसको सजा दी जाएगी कानून के द्वारा। तो क्या किया? लैंग्वेज भी अपनी प्रिजर्व कर ली, लोगों को अपने नौकरियां दे दिया, नौकरी जॉब्स दे दी, और इसके अलावा अपने धर्म को प्रिजर्व करने के रूल्स बना लिए। आगे बात समझ में। तो एक बार इस फॉर्म में भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। आगे बात समझ में। टोटल मिला के सिंहली कम्युनिटी को प्रेफर दिया गया एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। दूसरी कम्युनिटीज की तुलना में सिंहली कम्युनिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। आगे बात समझ। तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अपनी मेजोरिटी को लाइमलाइट में लाके वो अब मेजोरिटेरियन मेजर्स बाय सिंहला लीडर्स ने क्या किया गया? 1956 में एक एक्ट पास किया। An act was passed to recognize Sinhali as the official language. Government, अच्छा, only official language. Government favored Sinhala applicants for university position and government jobs. गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दिया गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी एडमिशन में? सिंहली लोगों को। A new constitution is stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करें, और जो बुद्धिज्म की बात ना माने या बुद्धिज्म को गाली दे या बुद्धिज्म के नियम कानून को बुरा भला कहे या धर्म परिवर्तन करे, बुद्धिज्म से किसी को कुछ और बना दे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। आगे बात समझ में। ये तो चलो ठीक है, बाकी ये जो दो रूल रेगुलेशंस है, अब इससे क्या होगा? बुद्धिज्म पूरे के पूरे श्रीलंका में छा जाएगा, बुद्धिज्म से रिलेटेड लोगों की बातें जाने ज्यादा मानी जाएगी। तो उससे हुआ क्या? अब ठीक है, छोटे से एनिमेशन से ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा इसको पीछे करके देखते हैं। ये सिंहला बोलने वाला बंदा है, सिंहला बोलने वाला, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। इसी को यूनिवर्सिटी में सारी चीजें अप्रूव्ड हैं, इसी को गवर्नमेंट में सारी जॉब्स दी जाएंगी।
ठीक है, तो ये छोटे से आपको एनिमेशन में समझ में आएगा कि सिंहली बोलने वाला बंदा हर जगह छाया हुआ रहेगा। ही बिकम या शी बिकेम द सेलिब्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आया, तमिल लोगों ने इसका क्या रिएक्शन दिया। ऑब्वियसली रिएक्शन तो मिलेगा ही सही, सीधी सी बात है। तो जो जो प्रोविजंस वहां अपनाए गए थे, इसी का उल्टा रिएक्शन तमिल लोगों ने दिया। क्या रिएक्शन? पहली चीज कि उन्होंने बनाया सिंहली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनकी डिमांड कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। डिमांड बता रहा हूं मैं सारी की सारी, आपको सारी डिमांडें आपको बता रहा हूं। तमिल लोगों ने भी अपनी डिमांड रख दी। तमिल लोगों को लगने लगा कि भैया ये सिंहली कम्युनिटी के जो लोग हैं वो हमारा पत्ता साफ कर देंगे यहां से, कहां से? श्रीलंका से, और हम यहां छोड़कर नहीं जाएंगे अपने देश को। हम बहुत साल पहले इस देश में आ चुके हैं, प्लांटेशंस में काम करते हुए, लोगों के जूते चप्पल लोगों के घरों की सफाई करते हुए, लोगों के की गुलामी करते हुए, ब्रिटिशर्स की गुलामी करते हुए हमने जिंदगी बिताई है, तो हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। और इन्होंने भी डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। पहली डिमांड रखी कि सिंहली लैंग्वेज को जिस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, तमिल लैंग्वेज को भी करिए। दूसरी, हमको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। हमारा एक पूरे श्रीलंका के अंदर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ और वेस्ट जो श्रीलंका है वो हमारा रहेगा, यानी कि हमारी कम्युनिटी नॉर्थ और वेस्ट रीजन्स ऑफ श्रीलंका में रहेंगे। दूसरी डिमांड। और तीसरी डिमांड, हमारे बच्चों को भी गवर्नमेंट जॉब में या यूनिवर्सिटी एडमिशन में प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, ये सारी की सारी डिमांड्स उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रख दी। ठीक है, तो कुछ देखते हैं। They felt that Buddhist Sinhala leaders were not sensitive to their language and culture. उनको तमिल लैंग्वेज और कल्चर से कोई मतलब नहीं है, तो भैया हमारा अधिकार हमें खुद मांगना पड़ेगा। They were not given the equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities. ठीक है, अब इसको इस तरह से समझ सकते हो आप। तमिल बोलने वाला, थोड़ा सा इसको पीछे चलाता हूं मैं, दोबारा से चलाते हैं। ये तमिल बोल रहा है, ना इसको यूनिवर्सिटी में जॉब मिले, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ना गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा, ना इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। एक ही देश में दो अलग अलग कम्युनिटीज को। अब देखो, बेल्जियम से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो बिल्कुल उलट है। बेल्जियम में भी इसी तरह की कुछ समस्या थी, वहां पर भी एथनिक कंपोजिशन का मामला था, लेकिन वहां पर लोगों ने बैठकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा। यहां क्या हुआ? यहां गवर्नमेंट ने ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, और वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के जरिए चुनकर आई है। वहीं गवर्नमेंट ने यहां पर इतनी बड़ी ब्लंडर कर दी कि अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी को सारे राइट्स दे दिए, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उसके ऐसा अलावा पता नहीं और कितने सारे प्रोविजंस उनके लिए बना दिए, और वो देश में खुशहाल जिंदगी जीने लगे और बाकी कम्युनिटीज की वाट लग गई। टोटल मिला के बाद तो अब उन्होंने क्या किया, रिजल्ट क्या निकला इस चीज का? क्या किया? द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया खुद की कम्युनिटी का, कि अब हम भी आएंगे मैदान में पॉलिटिक्स के। दूसरा, स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द सिक्योरिंग एजुकेशनल एंड जॉब्स। यानी कि टोटल मिला के जो जो राइट्स दिए गए थे सिंहली कम्युनिटी को, वही राइट्स के लिए अब ये लोग भी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए। और अब इसको अगर आप ध्यान से देखो इस मैप को, तो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये तमिल इलम यानी कि एक स्वतंत्र तमिल राज्य है, या स्वतंत्र, ये एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट्स हैं, जहां पर इस बंदे ने प्रभाकरन, वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने अपने वर्चस्व बनाया हुआ था लिट्टे बनाकर। ठीक है, लिट्टे जो संस्था थी इसी की थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो कि एक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन थी। उन लोगों के पास सारे गोला बारूद वगैरह सब हुआ करते थे, और वो लोग, अब इसको इस तरह से समझो कि तमिल्स के लिए लड़ने वाला जो बंदा था वो था प्रभाकरन, जिसने लिट्टे बनाया। ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उन्होंने तमिल्स के लिए स्ट्रगल किया आने वाले बहुत सालों तक। समझ रहे हो, बहुत सालों तक स्ट्रगल किया तमिल्स के लिए। और ऑब्वियसली वो फिर जो स्ट्रगल था वो धीरे धीरे टेररिज्म में चेंज हो गया, और धीरे धीरे लोगों को, मासूम लोगों को भी मारा जाने लगा प्रभाकरन के द्वारा। और प्रभाकरन एक बहुत बड़ा इंसान बन गया तमिलियंस में, उनका राजा बन गया, उनका
लीडर बन गया। लेकिन धीरे धीरे जब सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी, उसके बावजूद भी ये तमिल इलम जो है या लिट्टे जो है वो रनिंग होता रहा, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, तो लोगों का फिर उससे विश्वास उठ गया और बाद में ऑब्वियसली इसको मार दिया गया था। ठीक है ना, हमारी फौजें गई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमारी इंडियन आर्मी ही श्रीलंका में गई थी पीस करवाने के लिए, और लिट्टे के लोगों को या लिट्टे के जितने भी सोल्जर्स थे उनको हमारे ही सोल्जर्स ने मारा था। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हो गई पूरे के पूरे देश में। यही होना था। अब देख, कम्युनिटी ने तो या गवर्नमेंट ने तो अपना डिसीजन ले लिया, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर तो उनको उन्हीं को डील करना है एक दूसरे के साथ जो रोज एक दूसरे से मिलते हैं। और एक तरफ थे तमिल और दूसरी तरफ से सिंहली बोलने वाले लोग, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले और सिंहली लैंग्वेज। तो 1980 से लेकर 2009 तक देश में सिविल वॉर के जबरदस्त दृश्य देखे गए। लोग एक दूसरे को की गर्दन काटने के लिए एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। सिंहली और तमिल एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन बन गए। ऐसे दुश्मन बन गए कि पता नहीं कितने लोगों को वहां पर मार दिया गया, हजारों से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया। पीपल फेल्ट देयर लेफ्ट देयर कंट्री एंड बिकेम रेफ्यूजीज। अपनी कंट्री तक छोड़नी पड़ी तमिल लोगों को तो कम से कम, और इंडिया में आकर रेफ्यूजी की जिंदगी जीनी पड़ी। पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उनके काम धंधे उनसे छीन लिए गए। सिविल वॉर एंडेड इन 2009। और ये सारी चीजें कब खत्म हुई? लगभग 2009 में। अब देखो आप, लगभग 30 साल के ड्यूरेशन तक ये सिविल वॉर देश के अंदर चलता रहा। किस तरह का सिविल वॉर चला होगा, किस तरह की कंडीशन रही होंगी उस वक्त। 30 साल तक गृह युद्ध चला है, सिविल वॉर की कंडीशंस रही हैं। और कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, ये सिपाही, ये जो सारे के सारे हैं लिट्टे के लोग और जितने भी वहाँ की लोकल आर्मी है, वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कई सारे लोग लापता हो गए, उनको मार दिया गया, गायब कर दिया गया। और तमिल लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा पूरे के पूरे देश में। हालांकि 2009 में फिर कानून बना और सारी चीजें कंट्रोल में आई, तो फिर थोड़ी हालात सुधरे। अब बहुत डिफरेंट श्रीलंका है, लेकिन उस वक्त जो हुआ वो इतना बुरा था कि लोगों का सरकार से विश्वास या भगवान से ही विश्वास उठ गया। आगे बात समझ में? तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर शेयरिंग का पहला कंक्लूजन बेल्जियम में देखा था हमने कि ये लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है, लोगों के बीच के झगड़े को सुलझाता है और देश को लैंग्वेज बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर बंटने से रोकता है, डिवाइड होने से रोकता है। यहां कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है, इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो दूसरा रूल निकल आया भैया यहीं से ही। पहला रूल क्या था? लोगों के बीच के झगड़े को रोकता है पावर शेयरिंग। दूसरा रूल क्या है? मेंटेन पीस अमंग द पीपल, या आप कह सकते हो यूनाइट अ कंट्री। एक कंट्री को रिलीजियस बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर यूनाइट करता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग नुकसान नहीं है, फायदे का सौदा है। तो मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी दूसरे पर हावी होने की कोशिश करे, उसे दबाने की कोशिश करे, उसके फंडामेंटल राइट्स उससे छीनने की कोशिश करे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि कंट्री की यूनिटी छिन्न भिन्न हो जाएगी और लोग आपस में लड़कर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे और इससे क्या होगी? देश की यूनिटी खत्म हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? क्यों है पावर शेयरिंग जरूरी? उसी चीजों से समझा है हमने, बेल्जियम मॉडल से और श्रीलंकन मॉडल से। बेल्जियम मॉडल से क्या सीखा बच्चों? बेल्जियम मॉडल से सीखा हमने क्या? इट कंट्रोल्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, या स्टॉप्स कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल, लोगों के बीच के झगड़े को रोकता है। और श्रीलंकन मॉडल से क्या सीखा? श्रीलंकन मॉडल से सीखा
कि ये पावर शेयरिंग अगर की जाए तो हम देश को यूनाइट कर सकते हैं, यूनाइट अ कंट्री, एक देश को हम यूनाइट कर सकते हैं, एक देश में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा सकते हैं। आगे बात समझ में? सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसी चीज को हम थोड़ा गिलैबोरेट करके पढ़ेंगे। और पहला इसका प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग के, ये समझाएगा आपको कि किस लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। और पावर शेयरिंग जरूरी है, आपको कुछ कुछ इस इमेज से समझ में आ रही होगी चीज कि क्या ये लोग अगर एक दूसरे से बातचीत करके किसी समस्या का किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और यही डेमोक्रेटिक वे है किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढने का। सो प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि लोगों के बीच के सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को या कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की कोशिश करता है। इट इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल। अगर मेजोरिटी टायरनी पावर दिखाएगी, अपनी ताकत का गलत यूज करने की कोशिश करेगी, तो ये सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए ही बुरा नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही बुरा नहीं है, इससे मेजोरिटी कम्युनिटी भी अफेक्ट होती है। आगे बात समझ में? तो ये सबसे बड़ा रूल है इस वाले टॉपिक में कि लोगों के बीच में या सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दूर करने की कोशिश करता है पावर शेयरिंग। दूसरे अगर इसकी बात करें हम, मॉरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग क्या है? तो मॉरल रीजन ऑफ द पावर शेयरिंग है बेटा, एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग। व्हाट? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। क्यों? A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercises and who have to live with its effects। ठीक है ना? जो पावर शेयरिंग या डेमोक्रेटिक, टोटल मिला के बात यह है, लोगों को यूनाइट करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? लोग। और लोग कब चुपचाप या शांति से रह सकते हैं देश में? वो तब रह सकते हैं जब वो यूनाइट हों, जब उनके बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो। आगे बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजायर एंड नीड ऑफ द पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा लेक्चर। और इस लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज डिस्कस करी। पहला बेल्जियम मॉडल, दूसरा श्रीलंकन मॉडल, और तीसरा मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यानी कि पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर द डेमोक्रेसी। ये 3 चीजें हमने डिस्कस करी। तो शॉर्ट नोट्स में इन सारी चीजों को आप बनाकर अपने पास रखिए ताकि रिवीजन के टाइम वो शॉर्ट नोट्स आपके काम आए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या? पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा, इट अवॉइड द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स या अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन different social groups of a society। and दूसरी, it unites the people on the basis of language, culture, religion etc। किसी भी धर्म, जाति, भाषा को बोलने वाला इंसान पावर शेयरिंग के केस में अपने आप को भी एक इंसान समझता है या अपने आप को भी स्पेशल फील करता है। आगे बात समझे? होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसका दूसरा पार्ट हम अगले लेक्चर में लेंगे जिसमें हम पावर शेयरिंग के टाइप्स की बातें करेंगे या कितने टाइप की पावर शेयरिंग हम लोग देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल है, दूसरी वर्टिकल है, सभी तरह की चीजें हम उस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बिफोर एंडिंग द लेक्चर हमको कुछ चीजें डिस्कस कर लेनी चाहिए, और वो चीजें क्या हैं? प्रिपेयर अ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स एंड सेकेंड वर्कशीट सॉल्व करनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इसके लिए आपको वर्कशीट सॉल्व करनी होगी जो आपको दे दी जाएगी, और होमवर्क करना है। और आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आप इस पूरे चैप्टर को के पहले नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, और उन शॉर्ट नोट्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए और हो जाएंगे आराम से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल for today's lecture। Hope you enjoy and hope you
हार्ड वर्क फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ योरसेल्फ। ठीक, इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।